नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाबार्ड से अगले 25 वर्षों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण के लक्ष्य तय करने को कहा। अपराध और साइबर सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर G20 सम्मेलन आज से गुरुग्राम में शुरू होगा। चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण गिनती आज दोपहर बाद शुरू होगी। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन विंबलडन के युगल सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 देशों फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के पहले चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर आज दोपहर पेरिस पहुंचेंगे। वे कल बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि वे अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी जोर रहेगा। भारत तथा फ्रांस के प्रमुख कंपनियों के सीईओ से बातचीत होगी। फ्रांस के बास्टिल डे समारोह में आमतौर पर विदेशी नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाता। विदेशी मार्चिंग दस्ते और विदेशी विमानों की भागीदारी भी कम देखी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी अच्छा तालमेल है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इस अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन कर रहे हैं। सुपर्णा और रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शनिवार को अबुधाबी जाएंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ग्रामीण बैंकिंग को सुलभ बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। श्री शाह ने नाबार्ड से अगले 25 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण के लिए लक्ष्य तय करने को कहा है। उन्होंने नई दिल्ली में नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस देश की 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उसकी कल्पना नाबार्ड जैसी संस्था के बिना नहीं की जा सकती। 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो, उस देश की कल्पना नाबार्ड के बगैर की ही नहीं जा सकती। विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश के एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं, विकास की रीढ़ की हड्डी नाबार्ड सिद्ध हुई है। आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थतंत्र की आत्मा, हमारी कृषि व्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 4 दशकों से नाबार्ड भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, कृषि और सहकारी संस्थानों की रीढ़ साबित हुआ है। इस अवसर पर श्री शाह ने दुग्ध समितियों को माइक्रो एटीएम कार्ड और इन समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। अपराध और साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आज हरियाणा के गुरुग्राम में आरंभ होगा। सम्मेलन विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और उससे जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन कल संपन्न होगा। समापन समारोह को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे।
श्री अमित शाह एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह भी जारी करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 900 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। G20 और विशेष तौर पर आमंत्रित देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इस सम्मेलन के दौरान तेजी से फैलते डिजिटल स्पेस और दुनिया को बढ़ते साइबर खतरों से बचाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दुनिया नॉन फंजिबल टोकन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के इस नए युग में साइबर अपराध की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारत की G20 की अध्यक्षता में तीसरी शेरपा बैठक आज कर्नाटका के हम्पी में शुरू होगी। इस बैठक में हरित विकास, जलवायु वित्त, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, सतत विकास के लक्ष्यों को पाने में हुई प्रगति, नई प्रौद्योगिकी तथा डिजिटीकरण के बुनियादी ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। G20 सदस्य राष्ट्र, आमंत्रित राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 120 से ज्यादा डेलीगेट्स आज आरंभ हो रहे G20 शेरपा बैठक में भाग लेंगे। भारत द्वारा प्रस्तुत प्रमुख विचार पर चर्चा की जाएगी। विश्व के दक्षिण दिशा के राष्ट्रों द्वारा चुने गए इन विषयों को मिलाकर भारत ने प्रस्ताव बनाया है। दिन के वक्त डेलीगेट्स इन विचारों पर अपने राय रखेंगे और शाम को उन्हें विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकला और नगर व्यवस्था को देखने का अवसर प्राप्त होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत के तीसरे चंद्रयान की प्रक्षेपण गिनती आज दोपहर बाद शुरू होगी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 विश्व के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। चंद्रयान 3 को कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा के पहले चरण में आज आसियान भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच में विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। श्री जयशंकर कल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। उन्होंने कल आसियान महासचिव के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के 4थे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 11:30 बजे ग्वालियर आएंगे। सबसे पहले महाराजा सर जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय जय विलास पैलेस जाएंगी। राष्ट्रपति संग्रहालय की विभिन्न गैलरियों और प्रदर्शनी के साथ साथ दरबार हाल का अवलोकन भी करेंगी। IIITM के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित करेंगे। इसके अलावा 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं 283 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे। नवीन श्रीवास्तव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, ग्वालियर। मौसम विभाग ने आज देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कल तक बहुत तेज वर्षा जारी रहने की आशंका है। अगले 4 दिनों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राज्य के कई भागों में मूसलाधार वर्षा हुई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों और नेपाल में हो रही भारी वर्षा ने राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में वर्षा जनित हादसों में 12 लोगों की जान चली गई है। यमुना पर बने हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से सहारनपुर में आई बाढ़ की विभीषिका के चलते लगभग 2000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के कई गांव भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई इलाकों, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के पश्चिमी इलाकों में इस बार सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने ये पदक ऊंची कूद की T47 स्पर्धा में जीता। इस जीत के साथ निषाद इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट हो गए हैं।
भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन विंबलडन पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त वेस्ली पूलहॉफ और नील स्कूपस्की की जोड़ी से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान हिंसा पर जनसत्ता की सुर्खी है, झड़पों में 6 लोगों की जान गई। हाईकोर्ट ने कहा पंचायत चुनाव के नतीजे अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। देश के उत्तरी भागों में वर्षा और बाढ़ की खबर को अखबारों ने महत्व दिया है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, हिमाचल प्रदेश में फंसे 10,000 पर्यटक, 1100 सड़कें हैं बंद। बारिश और बाढ़ से कई गांव तबाह, बचाव में वायुसेना भी जुटी। दिल्ली में यमुना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, कई इलाके डूबे, आज और बढ़ सकता है पानी। अमर उजाला जनविश्वास विधेयक पर लिखता है, छोटे अपराधों पर अब कारावास के बदले सिर्फ जुर्माना। जनविश्वास विधेयक पर लगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मोहर। 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के बदलेंगे 183 प्रावधान। एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चुनावी बॉन्ड से सियासी दलों की चांदी, चंदे में 743% की बढ़ोतरी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिली 9,188 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, भाजपा सबसे आगे। जीएसटी के नए नियम पर दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, 30 दिन के भीतर देना होगा बैंक खाते का ब्यौरा, पैन नंबर भी अनिवार्य। आंध्र प्रदेश के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाने की इच्छा प्रकट की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाबार्ड से अगले 25 वर्षों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण के लक्ष्य तय करने को कहा। अपराध और साइबर सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर G20 सम्मेलन आज से गुरुग्राम में शुरू होगा। चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण गिनती आज दोपहर बाद शुरू होगी। और भारत के निशात कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।